हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉकेट मंत्रा। इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी सेगमेंट के अंतर्गत स्थल मंडल के क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस हैं जो अक्सर आपके पुराने उसमें पूछे जा चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी स्थलाकृतियाँ पवन अपरदन से बनी हैं? ऑप्शन ए एस्कर, यार्डग या लोयस, बी लोयस बालका स्तूप या लेपिज, सी भूस्तंभ छत्रकशिला यार्डग, या फिर डी बरखान भूस्तंभ और टोम्ब्रोलो। तो जो सही आंसर है वो है आंसर सी भूस्तंभ छत्रकशिला और यार्डग। पवन द्वारा जो है निर्मित अपरदनात्मक जो स्थलाकृतियाँ हैं उसमें जो है वाताग्र, छत्रकशिला, जुगेन, इंसेलबर्ग, भूस्तंभ, यार्डग और जायलगादार जो शिला है वो आते हैं। और पवन के जो निक्षेपात्मक कार से निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं उसमें जो है ये बालुका स्तूप और लोयस, ये दो आते हैं। तो यहाँ जो पूछा है क्वेश्चन में कि अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ, तो उसमें जो आपका सी है भूस्तंभ छत्रकशिला और यार्डग, ऑप्शन सी ये सही है। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यू.एस. डेविस के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए संरचना, प्रक्रम और अवस्था, ऑप्शन बी संरचना, ऑप्शन सी प्रक्रम या फिर ऑप्शन डी अवस्था। जो सही आंसर है वो है ए संरचना, प्रक्रम और अवस्था। डेविस के अनुसार जो है प्रत्येक स्थल रूप जो है अपरदन के चक्रीय रूप का जो है प्रतिफल है। डेविस का मानना है कि किसी भी भूदृश्य जो है उसका विकास संरचना, प्रक्रम और अवस्था का परिणाम होता है। इसे जो है डेविस का त्रिकूट कहा जाता है। ये जो मतलब कि संरचना, प्रक्रम और अवस्था है, इसी को डेविस का जो है त्रिकूट कहा जाता है। अक्सर ये क्वेश्चन बनता है कि डेविस का त्रिकूट क्या है, तो उसमें आपका ही संरचना, प्रक्रम और अवस्था होगा। अगला क्वेश्चन है, नदी अपरदन से विकसित भूआकृतियों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? ऑप्शन ए तंग घाटी, बढ़ाई मैदान, तलछटी मैदान डेल्टा, या फिर ऑप्शन बी तंग घाटी, तलहटी मैदान, बाढ़ी मैदान और डेल्टा, फिर ऑप्शन सी तंग घाटी, तलहटी मैदान, डेल्टा या बाढ़ी मैदान, या फिर ऑप्शन डी तलहटी मैदान, तंग घाटी, बाढ़ी मैदान या फिर डेल्टा। तो जो इसमें सही आंसर है वो है ऑप्शन बी तंग घाटी, तलहटी मैदान, बाढ़ी मैदान और डेल्टा। नदियों का जो अपरदन का विकसित भूआकृति का जो क्रम है वो इस प्रकार बनता है कि पहला तंग घाटी बनती है, फिर उसके बाद तलहटी मैदान, फिर उसके बाद बाढ़ी मैदान होता है, फिर अंत में जो उसका वो है वो डेल्टा है। डेल्टा ये जो है नदी निक्षेप द्वारा जो है अंतिम स्थलाकृति, मतलब कि डेल्टा का जो निर्माण होता है वो नदी के जो उसमें है निर्माण में अंतिम स्थलाकृति है डेल्टा। और डेल्टा के निर्माण के लिए जो आवश्यक दशाएं बनती हैं उसमें जो होता है कि नदी का निक्षेपण के लिए जो है विस्तृत और उचित सागर तल होना चाहिए। फिर दूसरा है नदी का आकार और आयतन अधिक होना चाहिए, मतलब कि नदी का जो आकार होगा वो भी अधिक होना चाहिए और आयतन भी अधिक होना चाहिए। मुहाने के पास जो है ज्वारी तरंगें और लहरों जो हैं उनका वेग कम होना चाहिए, मतलब कि ज़्यादा तेज लहरें आएंगी तो वहाँ पे ये आपका डेल्टा नहीं बनेगा। जिससे मतलब कि अगर ज़्यादा तेज, सीधी सी चीज़ है कि अगर ज़्यादा तेज लहरें आएंगी तो जो जमाव होता है वो वहाँ पे वो होगा नहीं, तो इसलिए वहाँ पे जो है लहरों का जो है वेग काफ़ी कम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अपरदन द्वारा चट्टानों के टुकड़ों का छोटा होना निम्नलिखित प्रक्रमों में से किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए अपघर्षण, बी संक्षारण, सी सन्निघर्षण या फिर डी निलंबन। तो जो सही आंसर है वो है सी सन्निघर्षण। तीव्र गति से जब हवा तेज बहती है तो हवाओं के साथ जो है छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े और कण, मतलब जो होते हैं रेत कण जो होते हैं वो आपस में टकराते हैं और रगड़ते रहते हैं और जिससे जो है उनमें टूट फूट होती रहती है। इस क्रम में जो है साथ बहने वाले कणों का आकार जो होता है वो छोटा होता जाता है और गोल हो जाते हैं। ये इसी क्रिया को जो है सन्निघर्षण कहते हैं। सन्निघर्षण का मतलब यही कि जो हवा के साथ चट्टानों और ये धूल कणों के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो आपस में रगड़ खाते हैं और टूट फूट करके छोटे और गोल हो जाते हैं। इसी क्रिया को जो होता है सन्निघर्षण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरदनात्मक स्थलाकृति नहीं है? ऑप्शन ए क्रस्ट विंडो, बी डोलाइन, सी लैपीज या फिर डी स्टैलेग्माइट। तो जो सही आंसर है वो है डी स्टैलेग्माइट। स्टैलेग्माइट जो है ये क्रस्ट द्वारा मतलब कि भूमिगत जल द्वारा जो निर्मित स्थलाकृति है, इसका निर्माण जो होता है वो निक्षेपणात्मक होता है, मतलब निक्षेपण के कारण जो है इसका निर्माण होता है। जब चूना युक्त जल जो है गुफाओं की छत से टपक टपक करके गिरता है तो जो है गुफा की धरती पर जो नीचे है उसके तल पे चूना युक्त जल जो है संपूर्ण नमी जो इसकी बाद में है वाष्पीकरण हो जाती है, और इसके बाद उसमें जो नमी जब ऊपर उड़ जाती है, वाष्पीकरण हो जाती है, तो वहाँ पे स्तंभ जैसी जो आकृति का है वो दिखाई देने लगती है। इसी को जो है स्टैलेग्माइट जो है वो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा था कि स्थलाकृति संरचना प्रक्रम और अवस्था का फल है? ऑप्शन ए पेंक, बी WM डेविस, सी किकमे या फिर डी स्ट्रालर। तो जो सही आंसर है वो है बी WS डेविस। डेविस के अनुसार जो है प्रत्येक स्थल रूप जो है अपरदन की चक्रीय रूप का प्रतिफल होता है। इसी को जो है डेविस का त्रिकोण भी कहा जाता है। डेविस ने जो है अपरदन चक्र को प्रभाषित करते हुए जो है स्पष्ट किया कि भौगोलिक चक्र जो है वो समय की अवधि जो है जिसके अंतर्गत एक उत्थित भूखंड अपरदन की क्रिया द्वारा जो है एक आकृति विहीन समतल मैदान में बाद में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है, अपक्षय की दर निम्न में से कहाँ अधिक होती है? ऑप्शन ए पूर्वी घाट, बी निचला मैदान, सी पश्चिमी घाट या फिर डी थार मरुस्थल। तो जो सही आंसर है वो है डी थार मरुस्थल। चट्टानों के अपने ही स्थान पे भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रियाओं के द्वारा टूटने फूटने की प्रक्रिया को जो है वो अपक्षय कहा जाता है। मतलब इस अपक्षय में जो है भौतिक और रासायनिक और जैविक क्रियाओं के द्वारा जो है चट्टानें अपने ही स्थान पर टूटती फूटती रहती हैं, इसी क्रिया को अपक्षय कहा जाता है। अपक्षय जो होता है 3 प्रकार का होता है, एक भौतिक अपक्षय, दूसरा रासायनिक अपक्षय और तीसरा जैविक अपक्षय होता है। अगला क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी बनती है इसके कारण? ऑप्शन ए अपरदन, बी अपक्षरण, सी निक्षेप या फिर डी निथारना। तो जो सही आंसर है वो है बी अपक्षरण। लेटराइट मिट्टी का जो निर्माण है वो चट्टानों के टूटने फूटने और जो है रासायनिक क्रियाओं के कारण जो है होता है। ये मिट्टी जो है अधिक नमी वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों जो होते हैं बड़े पैमाने पर जो है उन पर विकसित होती है। इसमें जो है चूना, फास्फोरस और पोटास जो है उसकी कमी पाई जाती है इसमें, इस मिट्टी में, मतलब लेटराइट मिट्टी में जो है चूना, फास्फेट और जो पोटास है इसकी कमी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर सबसे महत्वपूर्ण अपरदन का कारक है? ऑप्शन ए पवन, बी हिमानी, सी भूमिगत जल या फिर डी प्रवाहित जल। जो सही आंसर है वह है प्रवाहित जल। पृथ्वी की जो सतह है उसे प्रवाहित जल द्वारा जो है सबसे अधिक अपरदन की क्रिया जो है वो संपन्न होती है। भूपटल पर सदैव जो है इसमें 2 प्रकार के बल जो हैं वो कार्य करते रहते हैं। एक जो होता है अंतर्जात बल होता है और दूसरा है वो है बहिर्जात बल। अंतर्जात बल में जो है पृथ्वी के आंतरिक भागों में उत्पन्न होने वाला जो बल है, जबकि बहिर्जात बल जो है वो पृथ्वी के बाहर की सतह पर, जो पृथ्वी की सतह जो मतलब ऊपर जो है उस पर उत्पन्न होता है। इस बल द्वारा जो है सतह पर अपक्षय और अपरदन की क्रिया जो है उस पर होती रहती है। जो प्रवाहित जल, हिमानी, पवन, हिमागत मतलब भूमिगत जल, सागरी लहरें आदि द्वारा जो होता है वो संपन्न होती रहती है। अगला क्वेश्चन है, शीत प्रदेशों में निम्नलिखित में से ऋतु अपक्षय का कौन सा प्रकार प्रायः क्रियाशील नहीं रहता है? ऑप्शन ए भौतिक, बी जैविक, सी रासायनिक या फिर डी उपरोक्त सभी। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी जैविक। शीत प्रदेशों में जो होता है वो भौतिक और रासायनिक अपक्षय जो दोनों प्रकार के हैं प्रायः क्रियाशील होते रहते हैं वहाँ पे। ये दोनों अपक्षय जो हैं प्रायः साथ साथ चलते रहते हैं, और जबकि शीत प्रदेशों में जैविक अपक्षय जो है ये प्रायः वहाँ पे क्रियाशील नहीं होता। उसका कारण ये है कि वहाँ पे वनस्पतियों का विकास जो है इन प्रदेशों में ना के बराबर होता है, क्योंकि वनस्पति यदि नहीं होती है तो वहाँ पे जो जैविक यहाँ पे जानवर हैं वहाँ पे उनका आवाजाही कम होती है, जिनकी वजह से वहाँ पे अपक्षय की क्रिया नहीं हो पाती है। अगला क्वेश्चन है, अपने स्थान पर शैलों का विघटन और अपघटन की प्रक्रिया कहलाती है? ऑप्शन ए अपक्षय, बी अपरदन, सी भूस्खलन या फिर डी साधारण भूस्खलन।
तो जो सही आंसर है वो है अपक्षय। अपने ही स्थान पर जो है सेलों का जब विघटन और अपघटन की क्रिया जब होती रहती है उसी को जो है अपक्षय कहा जाता है। अपर्दन की क्रिया द्वारा जो है इसके अंतर्गत जो होता है गतिशील अभिकरणों द्वारा जो है सेल खंडों का जो उनका स्थानांतरण होता रहता है। अपर्दन जो है इसमें 3 क्रिया होती है। पहला तो है परिवहन होता है, फिर दूसरा अपघर्षण होता है और फिर तीसरा जो होता है निक्षेप होता है। जो पदार्थों होता है उन पदार्थों का पहले परिवहन कहीं भी होगा तो उनका परिवहन एक जगह से उठा कर ले जाएंगे दूसरे, फिर अब घर्षण होगा उनका आपस में और फिर वहाँ पर जो है आगे जाके निक्षेपण कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है दरारों में उगी हुई पौधों की जड़ें जो चारों ओर की सेल पर दबाव डालती हैं, अंत में जड़ें बढ़कर सेलों को तोड़ देती हैं, यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए जलयोजन, बी कार्बोनेशन, सी रासायनिक अपक्षय या फिर डी भौतिक अपक्षय। तो जो सही आंसर है वो है डी भौतिक अपक्षय। अपक्षय जो है ये ताप, जल, वायु और प्राणियों का कार्य है जिनके द्वारा जो है यांत्रिक और रासायनिक परिवर्तनों से चट्टानों में अपने ही स्थानों पर टूटने फूटने की क्रिया होती रहती है। अपक्षय को जो है नियंत्रित करने वाले जो कारक हैं उनमें जो मेन है, पहला कि चट्टानों का संरचना संगठन होता है वो होता है। फिर दूसरा है स्थल का जो ढाल का स्वभाव, जो स्थल है उसका ढाल जो है वो उसका स्वभाव कैसा है, मतलब तेज है, धीमा है, क्या है, उस पर है। तीसरा है जलवायु में विविधता, मतलब कि जहाँ की जलवायु ज़्यादा भिन्न भिन्न होगी वहाँ पे इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। फिर चौथा जो है वनस्पति का प्रभाव, इस मतलब वनस्पति का प्रभाव भी बहुत पड़ता है।